सर जेनेसिस में आप लोग का स्वागत है। आज प्रोफेसर प्रदीप सर से कुछ जानते हैं कि आज के समय में किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। सबसे पहले सर आपका परिचय। हाँ, मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसाद दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक हूँ और यहाँ सेंट कोलंबस कॉलेज में 2012 से कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं गिरिडीह कॉलेज में कार्यरत था और गिरिडीह कॉलेज से पहले मैं सीएन कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत था। 2020 से मैं प्रोफेसर का काम कर रहा हूँ। लगभग 22 साल इस प्रोफेशन में हुआ है और जितना मैं जानता हूँ उसके अनुसार से मैं बोलने में हिचकिचाहट मुझे नहीं होती है और जो प्रश्न करेंगे उसका मैं उसी तरह जवाब देते रहूँगा। सर एक दर्शन शास्त्र में बहुत बड़ा सवाल है कि मैं कौन हूँ। अगर यदि इंसान जान ले तो कभी भटकेगा नहीं। सर इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। हाँ, व्यक्ति केवल शरीर से बना हुआ नहीं है। व्यक्ति शरीर के साथ साथ उसमें चेतना है, आत्मा है, जो हम लोग दूसरे भाग से कहते हैं कि ये परमात्मा का अंश है। वो जो अंश है वह बहुत बड़ी शक्ति है और उसी शक्ति को ये शरीर घेरे हुए है। अब घेरे हुए शरीर है तो शरीर की भाषा में हम लोग बात करते हैं कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं नाटा हूँ। तो शरीर ये जो घेरा हुआ है वो शरीर की भाषा है। जो आपके पास चेतना है, आत्मा है, परमात्मा का अंश है, उसकी भाषा वो नहीं है। उसी को निखारना जीवन का कर्तव्य है, जिसको दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करना है, उसी आत्मा का परमात्मा से मिल जाना है। तो वो जो अध्यात्म का शक्ति है, जो आपके पास चेतना की शक्ति है, उस चेतना में जितना निखारपन ला पाइए तो अध्यात्म से मिलेगा भी, मोक्ष की प्राप्ति भी होगी और आपने जीवन में जो शरीर से जो चिपके हुए हैं वो सभी शरीर से दूर भी होंगे और शरीर से जितना दूर होंगे आप उतने ईश्वर के पास पहुँचेंगे, ईश्वर से नज़दीक होंगे और उतने ही चेतना को आप ठीक से समझ पाएंगे। सर सबसे बड़ी बात है कि आज सेंट कोलंबस कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत का एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे चुने आते हैं। कहीं सब तो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम यहाँ पे एडमिशन करवाएं, क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो सर इसमें सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं किस तरह से बच्चे को, अगर यदि यहाँ पे नहीं पढ़ाई हो पा रहा है, कहीं दूसरा कॉलेज में जिस तरह यहाँ पढ़ाई होता है दूसरा कॉलेज में नहीं हो पाता है, सर इसमें कैसे बदलाव किया जाए? देखिए, एक तो है कि बच्चे गांव से निकलते हैं। गांव से निकलते हैं तो कहाँ पढ़ना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कहाँ शिक्षक अच्छे हैं और किस संस्थान अच्छे हैं, ये जानकारी का अभाव रहता है। तो दोस्त यारों से सुना है कुछ लोगों ने कि भाई सेंट कोलंबस बहुत अच्छा कॉलेज है, 100 साल से ऊपर का कॉलेज है और वहाँ पढ़ाई जो हो रही है वो उत्कृष्ट रूप से हो रही है, शिक्षक अच्छे हैं। लेकिन लड़कों को या बच्चों को जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको ज्ञान का भी अभाव है। जो सुना है उसके आधार पर यहाँ पर अप्रोच करते हैं। लेकिन चूँकि विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज है और यहाँ इस कॉलेज में जो विद्यार्थी निकले हैं पास आउट हो करके, वो देश में विदेश में अच्छे अच्छे पद पर सब काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि सबसे ऊपर से ऊपर तक के भी पद यहाँ पढ़कर निकले हैं वो हासिल किए हैं। तो ये लड़कों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत तो है ही कि भाई हम अच्छे कॉलेज में पढ़े और अच्छे हमारा करियर बने, हम अच्छे परिवार चलाएं, अच्छे पैसे कमाएं। तो पैसा कमाना ध्येय नहीं है। जीवन को संतुष्ट रूप से, संतोषजनक जीवन अगर हम माने खा पी कर अच्छा जीवन व्यतीत कर लें, यही है संतोषजनक जीवन। क्योंकि खूब पैसा कमाना तो टाटा बिरला भी कमा रहे हैं, फिर वो अंबानी भी कमा रहे हैं, लेकिन वो अगर संतुष्ट नहीं है तो सफल हो सकते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो सफलता का मार्ग केवल पैसा नहीं है, सफलता का मार्ग केवल सुख नहीं है। सफलता का मार्ग है कि आप अपने जीवन को संतोष जीवन जिए
और साथ साथ जीवन जिए के साथ साथ है कि अपने इर्द गिर्द जो गुणवत्ता है, गुण है, आप उसको डेवलप करें। यानी आप समाज में जिए तो केवल अपने व्यक्तिगत जीवन ना जिए, बल्कि समाज को लेकर एक सामूहिक जीवन जिए, तो उससे लगेगा कि मैं अपना भी जिया हूँ और समाज में भी जिया हूँ। सर, शिक्षा पद्धति जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसमें बदलाव करना चाहिए? क्योंकि बदलाव इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखते हैं हम लोग अपना भाषा नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई उर्दू पढ़ रहा है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, मतलब हम लोग एक चीज़ पर निर्भर नहीं है। बहुत सारे देश जो डेवलप हैं वो अपना एक ही भाषा है, मतलब जापान में जाए जापानीज़ है, चीन में जाए चीनीज़ है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपना भाषा मतलब चला रहे हैं। लेकिन हमारे देश में यहाँ तो खिचड़ी हो गया है, कहीं हिंदी हो रहा है, कहीं इंग्लिश हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो यहाँ के जो बच्चे लोग हैं ना, वो इंग्लिश से मतलब बहुत ही कठिनाई में, क्योंकि एक अपना भाषा होता है, उसमें पढ़ना और जानना बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। लेकिन अभी के यहाँ जो हम लोग को चल रहा है, उसमें क्या बदलाव करना चाहिए? जैसे भाषा में क्या और शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव करना चाहिए सर? देखिए, ऐसा है कि सब देश का अपना अपना भाषा होता है। हम लोग अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति का मतलब केवल हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिशनल जीवन नहीं है। अपने भारत में दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में जब तक अध्यात्मवाद से नहीं जिए, धर्म को हम पकड़ कर नहीं जिए, तो जीवन सफल नहीं हो सकता है। दूसरे देशों में जो देश हैं, यानी खास करके यूरोपियन देश, उन लोगों के पास है कि हम अधिक से अधिक अर्न करें पैसा और सुख को बटोर करके लाएं, चाहे उसका मार्ग कुछ भी हो। भारत में ये पद्धति नहीं है। भारत में हम दूसरों को भी जीने का साधन दें, जियो और जीने का भी मार्ग प्रशस्त करें, वसुधैव कुटुंबकम की मार्ग प्रशस्त करें। तो वसुधा का मतलब पूरा परिवार हमारा है। तो अगर पूरा परिवार है, सबको लेकर चलेंगे, तो हम किसी के पैर पर लात नहीं मारेंगे, किसी के पेट पर लात नहीं मारेंगे, सबको लेके चलना होगा। तो ये भारत की जो दशा है, भारत का जो स्वरूप है, अपना जो पुरातन काल है, उस पुरातन काल से जियो और जीने दो, और पूरे वसुधा को हम परिवार समझकर चलने की पद्धति होगी, तो ना हम भ्रष्ट होंगे, ना हम दूसरे को लात मारेंगे, ना दूसरे का शोषण करेंगे, ना दूसरे का दोहन करेंगे। ये पद्धति है भारत का जीवन का पद्धति। इस पद्धति में हम लोग चलेंगे तो हमको लगता है कि ये जितने नैतिक दुर्गुण हमारे पास आता है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक चला जाएगा। दूसरा है पक्ष आपका कि जो भारतीय भाषा है हिंदी, भारतीय भाषा हिंदी जो है, उसमें समझने में, रिसर्च करने में, दूसरे को बताने में, जो कम्युनिकेशन करने में जो आपको सहूलियत होगी, वो अंग्रेजी में नहीं हो सकता। अंग्रेजी के बहुत ऐसे शब्द हैं जिसका हिंदी का रूपांतर अंग्रेजी में नहीं हो सकता। जैसे आप कहते हैं कि मैं संस्कारी हूँ, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करें, कभी नहीं हो सकता। अगर दूसरी बात है कि जो अंग्रेजी ट्रांसलेट हम कर भी लेते हैं, जैसे आप कहते हैं कि आत्मा का अंग्रेजी सोल होता है, अब सोल का जो अर्थ निकालता है, वो रियल में जो भारत में आत्मा है, वह सोल के अर्थ में नहीं आता है। यानी सोल जो है, यानी हम जो आत्मा कहते हैं, उसमें साइकिक आत्मा है। साइकिक का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक आत्मा है, उसमें शारीरिक आत्मा है, जिसमें हम जानते हैं कि एक बार जीवन हुआ, मरा, फिर वो आत्मा भूल जाते हैं। लेकिन वो जो आत्मा शब्द है, उसका सीधा सीधा चेतन शक्ति से है, उसका सीधा सीधा परमात्मा से लिंक है, और वो परमात्मा वाला शक्ति का हम साइकिक अर्थ में या फिजिकल अर्थ में समझने का प्रयास करें, तो ये दोनों दो अर्थ में चला जाएगा। इसलिए अंग्रेजी जो है एक माध्यम जरूर हो सकता है। एक देश से दूसरे देश में आप जाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या होगा, कैसे समझाएंगे उनको? तो अंग्रेजी जानना जरूरी हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी में हम बात करें, अंग्रेजी में हम रिसर्च करें, ये भारत की पद्धति में शायद लगता है संभव नहीं हो सकेगा। हाँ, ये दूसरे देशों में हमको प्रवास करना हो, जाना हो, वहाँ घूमना हो, उनके संस्कृति को समझना हो, तो समझने के लिए आपको अंग्रेजी मस्ट होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो है इंटरनेशनल लेवल में आपको समझना भी है और समझाना भी है, तो दोनों के लिए अंग्रेजी आवश्यक है। लेकिन भारत में जितनी समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए, यहाँ की संस्कृति की गहनता तक पहुँचने के लिए संस्कृत, हिंदी आवश्यक है, तभी आपका देश का विकास संभव होगा।
तो ऐसा नहीं होगा कि विकास अवरुद्ध हो जाएगा, लेकिन हम जो अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, अपने लोकल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और रिसर्च करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि सर इंग्लिश में जो अभी सबसे ज़्यादा शब्द जो है 12,000 शब्द है, उससे थोड़ा सा आगे जाइएगा तो हिंदी में 72,000 शब्द है और संस्कृति में 1.5 लाख शब्द है, और उससे और थोड़ा सा आगे प्राकृतिक भाषा है उसमें 2.5 से 3 लाख शब्द है। तो हम लोग मतलब सबसे दुनिया का रद्दी भाषा बोला जाए तो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश उसी देश में चल रहा है जिस देश में गुलाम था, मतलब कि अंग्रेज़ जो गुलाम के कारण हुआ था। मतलब 10 से 12 देश में इंग्लिश चलता है, अन्यथा जितना भी देश है अपना अपना भाषा सब में चलता है और अपना अपना चलाते हैं और मतलब और डेवलप भी है। सर इसमें और एक बड़ी बात है कि इंसान को प्रकृति का ज़रूरत है, प्रकृति को इंसान का ज़रूरत नहीं है। आज टाइम में जो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब पर्यावरण को बचाना चाहिए सर। देखिए ऐसा है कि जो ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के साथ अन्य जीव भी है, सभी प्रकृति से निर्मित है, यानी प्रकृति के द्वारा ही हम बने हैं। और हम जब हमारा नाश होगा या कोई जीव जंतु का भी नाश होता है तो वो फिर प्रकृति में मिल जाता है। तो जिससे हम बने हैं उससे इतराना क्या, उससे घबराना क्या, और उससे हमको किसी तरह का अहंकार करना क्या, क्योंकि हमको तो मिलना उसी में है, निकले भी हम उसी से हैं। तो प्रकृति के साथ में समन्वय बनाकर रखना, प्रकृति का दोहन नहीं करना, प्रकृति का शोषण नहीं करना, और प्रकृति के साथ हम समन्वय बना के, समन्वय का मतलब एकाएक हम खूब पेड़ को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि अचानक आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, CO2 बढ़ जाएगा। तो ये प्रकृति का जो इनबैलेंस है, वो इनबैलेंस बढ़ने से आपके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए और पूरे जो जीव जगत है उसके लिए इनबैलेंस हो जाएगा। और इनबैलेंस हमारे लिए बहुत खतरा है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि अभी बड़ा बड़ा घटना घटती है अचानक कि भाई बाढ़ आ गई खूब, फिर वो थंडरिंग होता है, या फिर अन्य जो घटनाएं अभी प्रकृति के द्वारा हो रही है, ये इनबैलेंस के कारण ही होता है। तो अगर हम इनबैलेंस प्रकृति के साथ नहीं बनाते हैं तो आने वाला हमारा जो विकास कह रहे हैं वो विनाश है, विकास नहीं है। सर एक और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग स्टूडेंट, अभी जो विद्यार्थी हैं, मतलब कि लक्ष्य नहीं हासिल कर पाते हैं, मतलब भटक जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखते होंगे आप कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपना लक्ष्य भटकने के कारण से वो सही जगह पे नहीं जा पाते हैं। सर इसमें किस एज में जो भटक जाते हैं और उस एज बीतने के बाद पता चलता है कि ये हम लोग गलती किए हैं, ये मतलब क्या करना चाहिए इस बच्चे लोग के जो मतलब कभी वो भटके ना सर इसमें? देखिए ऐसा है कि हमारी प्रथम जो साला है शिक्षा का, वो माँ है और घर का परिवार है। आपके परिवार में किस तरह की संस्कार मिला है, किस तरह के शिक्षा मिला है, जिससे आप पहले जो युवावस्था में आते हैं भटकाव ना हो। उसके बाद जैसे ही युवावस्था से हम यौनावस्था में आते हैं तो यौनावस्था में भटकाव होने का कारण कई कारण है। एक होता है शॉर्ट लाइफ से चलना, दूसरा है कि आपके यौनांग जो है वो भी उभरते हैं। उभरने के कारण आपका निश्चित रूप से जो आपके विरोधी ना कहें कि आपके विपरीत लिंग वाले हैं, वो अट्रैक्शन का कारण होता है। तो आपको वो दिखाई पड़ेगा, अचानक नहीं जानते हैं तो घर से बाहर रह रहे हैं, कहीं बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं बच्चियां बाहर पढ़ रही है, तो उनको रोक टोक कोई अवरुद्ध करने वाला मिलेगा नहीं, और वो छुप छुपा के करने का प्रयास करेगा। और जिस चीज़ की एक बार नशा लगेगी उस नशा से हम बाहर निकल नहीं पाते, चाहे वो सेक्स का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो, या किसी हमको पान पराग और अन्य चीज़ का नशा हो, तो वो निकल नहीं पाते। और उसमें जब प्रवेश कर जाते हैं तो बाहर लाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो गार्जियन का हो, चाहे बच्चा का हो, या अन्य लोगों को हो। तो कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी प्रथम पाठशाला से जो संस्कार मिला है, उस संस्कारों के साथ साथ कुछ सामाजिक बंधन होते हैं। सामाजिक बंधन होते हैं तो उस बंधन में हम रहें और बंधन का हम पालन करें। बंधन का जहाँ उल्लंघन करना शुरू करेंगे तो निश्चित है हमारा जो है वो ह्रास की ओर जाएगा, चाहे नैतिक ह्रास हो, शारीरिक ह्रास हो, मानसिक ह्रास हो, तो हम उस ह्रास की ओर जाएंगे। तो कोशिश करें कि जब हम यौनावस्था में आते हैं तो उस अवस्था में हम प्रिकॉशन में रहें, माँ बाप के
केयर में रहें, गार्जियन के केयर में रहें। और हमको लगता है कि केयर में अगर रहते हैं तो मुझे लगता है कि भटकाव का रास्ता ना अपनाकर हम संस्कार का रास्ता चलेंगे, हम पढ़ाई के रास्ता में चलेंगे, हम अनुशासित रास्ता में चलेंगे, संयमित जीवन जिएंगे, तो लगता है कि ये भटकाव होने का कारण ही नहीं हो सकता है। और फिर हमारा जो लक्ष्य होगा, हमारा जो गोल होगा, जो हम कैरियर के प्रति हमारे जो निष्ठा होगी, उस निष्ठा के प्रति हम निष्ठावान होंगे तो मुझे लगता है कि वो गोल हासिल कर लेंगे। सर, अबर का घटना है हजारीबाग का, 2 लड़की आत्महत्या कर ली, ठीक है, क्या कारण था तो सबको पता है। सर, इसमें देखिए आत्महत्या करने के बाद क्या होता है ना कि जिस गांव से जो लड़की आई रहती है, होता क्या है ना कि उस गांव से अगर यदि क्या कारण है तो अब हम बता नहीं सकते उसके बारे में, तो उस गांव से अगर कोई लड़की आती पढ़ने के लिए, मान लीजिए हो गया हजारीबाग हो गया, पटना हो गया, रांची हो गया, तो उस गांव से अगर यदि कुछ होता है ना लड़की लोग को, तो मतलब कि और दूसरा लड़की जो है वो अगर चाहेगी आने के लिए तो वो नहीं आ पाती, मतलब आ नहीं पाती, उसे गार्जियन नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो गई लड़की तो ऐसे की फिर हो जाएगी तो ऐसे करेगी, इसलिए नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही मतलब ये हो रहा है। सर, इसका हटाइए सर, सबसे बड़ी बात है ये बताइए कि आरएसएस जो होता है, आप इसमें तो करते हैं, आरएसएस में अब इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं। सर, आरएसएस के बारे में बताइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं आरएसएस से हैं, अमित शाह भी आरएसएस से हैं, आज दोनों वो मान लीजिए देश चला रहे हैं, बहुत बड़ा हाथ है आरएसएस का। आरएसएस के बारे में कुछ बताइए सर इसे। देखिए, आरएसएस के जो संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार साहब, ये कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे 1925 से पहले, और कई सत्र में वो बैठे भी हैं, सुने भी हैं, समझे भी हैं। तो कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ बातों को लेकर उनके मन में उत्कंठा हुई, जागृत होने का प्रयास किए, और उस उत्कंठा का उनके पास जवाब नहीं मिल रहा था। उत्कंठा ये थी कि हम सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सबका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। हम चाहे राजनीति में हो, चाहे प्रोफेसर में हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र में काम कर रहे हो, सबका कहीं न कहीं एक स्वार्थ होता है। तो राष्ट्र को भी एक हम लोग पुरुष के रूप में मानते हैं, तो राष्ट्र के लिए कौन जिएगा, कौन काम करेगा, जबकि हम लोग सब जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं। तो उनके मन में होगा कि क्यों ना हम ऐसा विचार हमारे भीतर ये आ जाए कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, हमारा जो व्यक्तिगत हित है वो सेकेंडरी है। तो उसके दिमाग में ये बैठे कि हम लोग क्यों ना भारत के सर्वांगीण विकास के लिए ये काम करें, और ये दिमाग में रखें कि राष्ट्र सर्वोपरि है, पॉलिटिकल पार्टी सर्वोपरि नहीं है, या हमारा व्यक्तिगत हित सर्वोपरि नहीं है। उस समय कांग्रेस चरम अवस्था में थे, उनके शासनकाल चल रहे थे, सभी लोग जीतते थे, दूसरी कोई पार्टियां विकल्प नहीं थी, तो घूम फिर के लोग वहीं सोचते थे, वहीं रहते थे, चाहे हम भी हों चाहे हमारे पूर्वज भी हों, तो उसी में रहते हैं, उसकी वोट देते थे, उसी में काम करते थे। तो इनके उत्कंठा हुई और बोले कि हम राष्ट्र के लिए सर्वोपरि की अवधारणा रखकर काम करें। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए, या भारत के जो कार्य हैं, भारत के जो पॉलिटिकल हैं, भारत के जो सर्वांगीण विकास है, उसमें हमको लगता है कि ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। तो ये सोचकर उनके दिमाग में आया, और उन्होंने शुरुआत किया कि भाई हम राष्ट्र के लिए 10-20 आदमी तैयार करें। 10-20 तैयार करने के क्रम में वो घूमने लगे, फिरने लगे, तो बोले कि डॉक्टरी पढ़ के आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हमें लगता है कि आप पगला गए हों, या फिर आपको लग रहा है कि मानसिक रूप से आप विकृत हो गए हैं। तो पहले तो बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे 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 करके 10-20 लोग तैयार हुए, उनके बातों से सहमति जताए, और सहमति जता के ये शुरुआत किए। तो राष्ट्र को सर्वोपरि स्थान रखकर इन्होंने कार्य शुरू किया, और बोले कि हम बहुसंख्यक जो हिंदू जाति है, संप्रदाय हैं, तो हिंदू जो हैं अधिकतर संख्या होते हुए भी हम जाति में इतना विभक्त हैं, इतने आपस में हम लोग कटुता है, इतना विद्वेष है, इतना सांप्रदायिक सोच है कि हम एक दूसरे को नीचा समझते हैं, किसी को ऊंचा समझते हैं, किसी को हेय दृष्टि से देखते हैं, किसी को कहते हैं अपर कास्ट है। अरे भाई, सब जन्म लिए हैं, सभी भारतीय हैं, ये भावना कहाँ आएगा?
तो ये सोच करके हिंदू लोगों को जो जाति में विभक्त थे और जातियों का स्थान ऊंचा नीचा था। आप जानते हैं सनातन काल में एक वर्ग की व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो अभी उसी को जाति रूप दे दिया है, ये विकृत रूप ही है। तो वो उस वर्ग को लोग जाति में विभक्त करके आपस में इतनी कटुता थी कि भाई वो नीच जाति के हैं तो वो कुआं में नहीं चढ़ेगा, तो तालाब नहीं आएगा, कुआं धुआता था, तालाब पानी निकाला जाता था। तो ये जो अवधारणा था, इसको हटाने का प्रयास करने के ध्येय लेकर, वो गोल लेकर वो शुरू किए काम। और आज आप देख रहे हैं कि वो सर्वोपरि पूरा राष्ट्र के छा गए हैं। और अब हमको लगता है कि आने वाला काल इसने इनका होगा। और हम ये नहीं कहेंगे कि ये शासन करने के लिए कर रही है, ये भारत में एकत्रित होकर एक सोच एक बढ़े, और जिसको दूसरे भाषा में कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम, मतलब एक बोलिए, एक सोचिए, एक चलिए। ये आसान नहीं है, जीवन लग जाएगा, फिर भी ये एक होने में, और उसी के प्रयास में चली है। हमको लगता है 2025 में इनका 100 साल होने वाला है, शताब्दी वर्ष आने वाला है। हम लोग कोशिश करें कि ये राष्ट्र की सर्वोपरि मानकर ये विचारधारा को हम लोग, जिसको दूसरे भाषा में राष्ट्रवाद कहते हैं लोग, और इसको लेकर चल रहे हैं। और हम लोग भी उसी में काम कर रहे हैं, उसी का भी हम एक घटक बने हैं। मैं भी उसी में जो सामूहिकता का बोध, एक साथ चलने का बोध, सनातन धर्म का विचार का प्रचार प्रसार, वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो आदि अवधारणाएं इसमें सम्मिलित हैं। इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर एक सवाल लास्ट है कि सर हम लोग मान लीजिए कि आपका एज अभी 60 से 65 होता होगा, है ना? तो आप मतलब बचपन से अभी तक जो हम लोग, आप जो मतलब मान लीजिए कि अभी यहाँ तक अनुभव जो सीखे हुए हैं, उसमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, है ना? किस तरह से हम लोग को जीवन जीना चाहिए, और हम लोग क्या उसमें गलती नहीं करना चाहिए, मतलब कि जीवन को अच्छा से जी सकें, जैसे रह सकें, कैसे खा सकें, है ना? और किस तरह से मतलब जगह पे मान ली कोई होता है ना कि कहीं कहीं कोई गलती करता है कि हम 22 साल 20 साल मतलब नौकरी लेने टाइम में कोई गलती कर देता है कि नहीं ले पाता है, पढ़ने टाइम में नहीं पढ़ पाता है। तो इसमें सर आप में कहाँ मतलब कि ऐसा होता है कि उसमें जगह पे गलती नहीं करना चाहिए हम लोगों को? देखिए ऐसा है, ये जीवन जो मनुष्य का जीवन मिला है, तो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में हम लोग, ऐसा हमारी अवधारणा है कि अच्छे कर्म किए होंगे तभी ये जन्म मिला है। तो ये जन्म जो मिला है उसको कैसे हम एंजॉय करके जिए, कैसे हम सफल होके जिए, ये कर्तव्य का पालन भी करना है। तो कर्तव्य का अगर पालन अब करते हैं कि हमको किस समय क्या करना चाहिए, जैसे अभी मान लीजिए कि हमारी माँ बीमार हो तो बीमार माँ को हमको देखभाल करनी चाहिए। हमारा कॉलेज में ड्यूटी अलॉट है कि भाई आपका क्लास इस समय है तो हमको क्लास जाना चाहिए। हमको इस समय पत्नी की सेवा करना चाहिए, इस समय हमको घर जाना चाहिए, अपनी माँ की सेवा करना चाहिए, इस समय समाज सेवा करना चाहिए, इस समय कॉलेज सेवा करना चाहिए। तो ये सभी तय है, और सभी तय समय में अपने कोशिश करना चाहिए कि तय समय में हम अपने कर्तव्य का पालन करते चले जाएं। अपने मार्ग का अवरुद्ध जो है उसको अपने आप हटते चला जाएगा। अगर आप कर्तव्य से जहाँ भटके, इसका मतलब है कि नैतिक जो गुण है उसका ह्रास हो रहा है और नैतिक गुण आप में कमी हो रही है। कर्तव्य का पालन करते जाइए। तो मुझे लगता है कि भगवत गीता का जो बहुत बड़ा वक्तव्य है कि बिना फल की इच्छा का आप कर्तव्य का पालन करिए, तो मुझे लगता है कि सफल होंगे। चलिए मिलते हैं अगले मुद्दे नए वीडियो में।